हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे नुपुर शर्मा, जो स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, उनके स्टेटमेंट के हवाले से, और नवीन जंदाल भी उनके पार्टी के एक रुकन थे। और अक्सर मीडिया पे दोनों को देखा हुआ है। हम लोगों ने नवीन जंदाल के साथ तो नहीं, लेकिन नुपुर शर्मा के साथ एक आध या दो शोज़ में जाने का इत्तेफाक हुआ है हिंदुस्तानी चैनल्स के ऊपर। खैर, उनकी वो स्टेटमेंट जिसकी वजह से एक पूरा वावेला खड़ा हुआ, और बल्कि अभी मौजूद है, ये चीज़ चल रही है। हुआ क्या और ऐसा क्यों किया गया? मतलब उनकी मैंने खैर ट्वीट्स पढ़ी हैं जिसमें उन्होंने अपॉलॉजी की है, लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी, बड़े मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छे डिप्लोमेसी उन्होंने की है, फॉरेन पॉलिसी को बड़ा वो आगे लेके चले गए हैं। वो मुस्लिम्स कंट्रीज़ के साथ और बाकियों के साथ तो ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़, स्पेशली अरब कंट्रीज़ के साथ उनके ताल्लुकात लास्ट 5 टू 10 ईयर्स में अगर हम देखते हैं, तो हिंदुस्तान ने एक नई पीक पे रखा है इन सारी चीज़ों को। तो यकीनन उनके लिए भी ये सारी चीज़ें परेशान कुन भी होंगी, और वो ताल्लुकात इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बड़ी मेहनत उसके ऊपर हुई है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, और ऐसा कुछ सालों से हम क्यों देख रहे हैं कि वक़्तन-फ़वक़्तन ये वाली चीज़ें, इस तरीके से कंट्रोवर्शियल चीज़ें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिल रही है। हालाँकि काफ़ी हाइली एजुकेटेड लोग हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि एजुकेशन बहुत एक सोसाइटी में और अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं। ऐसे भी नहीं है कि हमारे यहाँ एजुकेशन थोड़ी-सी कमज़ोर है, इन लोगों के यहाँ बहुत है। ख़ैर, इन सारी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। बात लंबी हो गई, और मुझे आज जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया, सुमित पीर साहब ने मुझे जॉइन किया। थैंक यू सुमित जी फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फकर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि ये मामला मतलब ऐसा था कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर मैंने इसको देखा, जो मैं आपको पर्सनल आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जो चीज़ देखी मैंने, खैर वो क्लिप मैंने नहीं देखा कि उसपे क्या हुआ, लेकिन क्योंकि बातचीत हो रही थी आप लोगों के यहाँ, बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे थे, और कुछ जो मुज़ाहिरे होना शुरू, प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुआ कानपुर में और कुछ जगहों पे, तो इंडियन मीडिया ने उसको कवर किया। मुझे तब पता चला कि यार ये इश्यू तो काफ़ी मतलब शायद शिद्दत इख्तियार कर गया, काफ़ी ऊपर चला गया। क्यों हुकूमत को इसका अंदाज़ा नहीं था कि इसके ऊपर ये रिएक्शन आ सकता है मोदी जी की हुकूमत को, या और कोई वजह थी जिसके ऊपर काफ़ी दिनों से मतलब खामोशी थी, और एकदम से फिर एक रिएक्शन जब नज़र आया, तो मेरे ख्याल हालात उनके लिए परेशान कुन हो गए? देखिए फकर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। इसमें 2-3 एस्पेक्ट है सर जो हमें जी, प्लीज़। समझने पड़ेंगे। पहला एस्पेक्ट ये है कि ये डिबेट चल रहा था, ज्ञानवापी मस्जिद वाला शायद मामला चल रहा था। जी। तो कोई मुस्लिम स्कॉलर बैठे थे, कह रहे हैं भाई वो शिवलिंग नहीं है, वो फंवारा, ये सब वो सब आप जानते ही हैं, वो सब चल रहा था। जी। तो एक हीट ऑफ द मोमेंट पे, एक स्लिप ऑफ द टंग, एक स्पर ऑफ द मोमेंट पे उन्होंने फिर नुपुर शर्मा जी ने स्टेटमेंट दे दिया। अब मेरा जहाँ तक मानना है, पर्सनल मानना है, मैं ये नहीं मानता कि वो शी वांटेड टू इंसल्ट द प्रॉफिट। ये एक उस समय पे निकल जाता मुँह से। कभी आप भाई गुस्से में होते हैं, गरमा-गर्मी हो जाती है, मुँह से निकल जाता है। जी। देन शी हैज़ अपोलोजाइज्ड फॉर इट। शी उन्होंने बोला भाई मेरा किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं, आई अपोलोजाइज़ फॉर इट। तो ये कुछ मसला थोड़ा वहाँ पे दब-सा गया था। ऐसे कई बार चीज़ें हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि इस्लामिक फ़ेथ को क्या गया, हिंदू फ़ेथ को कई बार लोगों ने खुलेआम टीवी पे बहुत बोला है, और ऐसे कई सारे वीडियो हैं। पर हिंदू फेथ में ये मानना फकर भाई, जो सिविलाइजेशन 24,000 साल पुरानी, जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, एक आध स्टेटमेंट इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोल सकते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ठीक है बोलने दो, कोई देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मैं एक चीज बोल रहा हूँ, शिवलिंग की बात करें, ग्रीस में एक जगह है डेल्फी, आपने सुना होगा, उसे रेप्लिका ऑफ काशी कहते हैं। वहाँ जी। के म्यूजियम में एक शिवलिंग रखा है, उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं फकर भाई, वो 5,200 साल पुराना है। अब भी कोई ग्रीस में डेल्फी जाके वो शिवलिंग दे सकता है। 5,200 साल पुराना है। काशी की रिटर्न हिस्ट्री 3500 साल की है, जबकि हमें पता है इब्राहिमिक फेथ्स आर 1400 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो ठीक है, ये इसको कोई इतना कोई यहाँ लेता नहीं, ठीक है, ये सब चल रहा था। तो नुपुर शर्मा जी रिएक्टेड, एंड आई थिंक इट वाज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हीट ऑफ द मोमेंट, व्हिच शी रिग्रेटेड लेटर। उन्होंने कहा मुझे, मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ, स्टेटमेंट आ गया, वो अपॉलजी आ गई। तो ये कुछ टाइम तक मसला, 1 2 3 दिन तक ये ऐसे रहा, कुछ आया गया, कुछ ज्यादा इस पे रिएक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप वीडियोस देखें जिसपे हिंदू फेथ को इंसल्ट किया गया, बहुत सारे वीडियोस हैं, कई सारे हैं। कोई एडवर्स रिएक्शन हमने एज अ हिंदू कम्युनिटी वी डिड नॉट गिव, ठीक है यार, कोई बात नहीं।
अब हुआ क्या, 2-3 दिन बाद कुछ लोग इसको बढ़ाने चढ़ाने लगे, भाई देखिए प्रॉफिट साहब को इंसल्ट किया गया, ये किया गया। जबकि ये क्लैरिटी आई, भाई ये ऐसा इंटेंशनल नहीं था, इट वाज अ मतलब ना हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। अब सलमान रुश्दी साहब ने एक पूरी किताब लिखी है इस पे, सैटनिक वर्सेस, एंड ही स्टिल स्टैंड्स बाय इट, जो उसने उसमें लिखा है। जबकि दिस पर्सन उनके मुंह से निकल गया, लेटर ऑन शी सेड हाँ भाई गलती हो गई, आई अपोलोजाइज, मामला खत्म, मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मैंने कोई इस पे किताब नहीं लिखी है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया गया। इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स होती है फ़खर भाई पीछे, जो आपको समझनी पड़ेंगी। जी। पहला डेवलपमेंट जो मेन होता है, वो होता है कि वो यूएस का एक प्रेस स्टेटमेंट आया था रिलीजियस फ्रीडम वगैरह को लेके, हमने जिसका लास्ट वीक शो भी किया था, मैंने और आपने। जिसका जवाब देंगे। ये उसके जी। आस-पास की बात है। उसके बाद एक और चीज़ आती है। उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन में डॉक्टर जयशंकर साहब फ्राइडे को थे, वो भी शायद हमने बात की थी। उनको भी बिल्कुल, उनकी वो जवाब स्टेटमेंट बिल्कुल हमने डिस्कस की थी। बिल्कुल वो जवाब दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है, ये रहा यूएस, ये रहा यूरोप, और इसमें एक और, अब देखिए ये मसला बढ़ा संडे को, सैटरडे संडे को ये मसला बढ़ गया। फ्राइडे तक जब हमने बात की थी, इतना मसला की पिक्चर में ही नहीं थी, ये तब तक हो चुका था। ऐसा नहीं उसके बाद मसला हो, मसला बिल्कुल उससे पहले हुआ था। ये एकदम पीक किया संडे को। अब इसके बीच में अगर आपको याद हो, सऊदी अरबिया बोलता है कि भाई जुलाई से मेरा ऑयल का प्राइस $120 पर बैरल है, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, ठीक जी, है जी, आपको पता होगा। जी, जी, बिल्कुल। अब इसमें एक और चीज होती है, इसके पीछे पीछे इन दोनों दिनों के बीच में डॉक्टर जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट आता है। वो कहता है भाई जो हमें सस्ता तेल देगा, जो हमें डील देगा, हम उससे लेंगे। ये एक फंडामेंटल चेंज ऑफ स्टेटमेंट है इंडिया का ऑफिशियल। और एक और चीज आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, जो इंडिया का पहले 1% हम क्रूड लेते थे रशिया से, 1, 1.5, 2% ऐसा लेते थे। अब जो क्रूड है फकर भाई 10 तरह का होता है, उसमें जाऊंगा नहीं कितने तरह का होता, मोटा मोटा 10-12 तरह का होता है, और हर जी। तरह का क्रूड नहीं ले सकते। हर तरह का क्रूड आपकी रिफाइनरी प्रोसेस नहीं कर सकती। कुछ तरह के क्रूड से आपकी रिफाइनरी प्रोसेस कर सकती, नहीं तो उनकी काफी मशीनरी बदलनी पड़ती है। अब आपको एक चीज, आपको एक आंकड़ा दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। जब से ये रशियन यूक्रेनियन वॉर हुई है, हम जो करीब करीब क्रूड लेते हैं वो 212 मिलियन बैरल लेते हैं, 80% ऑफ द क्रूड लेते हैं। इसकी कीमत करीब करीब जो अभी आंकी गई है 120 से 150 बिलियन डॉलर है, ये इसका प्राइस है। तो 212 मिलियन बैरल क्रूड, 120 से 150 बिलियन डॉलर की परचेज। मोस्टली ये आता था मिडिल ईस्ट से, कुछ आता था सऊदी अरब से नहीं, मिडिल ईस्ट से आता था, कुछ यूएस से आता था, कुछ रशिया से आता था। अभी जब ये लड़ाई हुई है रशिया यूक्रेन की, प्राइस बढ़ा है, सऊदी अरब ने, जीसीसी कंट्रियों ने प्राइस बढ़ा दिया। आपको याद होगा $40-45 भी आया था, 120 के आसपास चल रहा है। अब हमने रशिया से क्रूड बढ़ाया। सच्चाई ये है, आज तक, अभी तक करीब करीब 35 मिलियन बैरल क्रूड, 35 मिलियन बैरल क्रूड रशिया से आ गया। 400% क्रूड इंपोर्ट बढ़ा है रशिया से। क्यों? रशिया हमें 35 से $40 सस्ता क्रूड दे रहा है, रशिया हमें लाके यहाँ तक दे रहा है, और ये कॉस्ट है यहाँ तक डिलीवरी का, हमारी रिफाइनरी उसको प्रोसेस कर पा रही है। अब आप बताइए, इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा है साल का, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। रशियंस एज ऑन डेट 16% मार्केट शेयर पे कब्जा कर चुके हैं, और अगर ऐसे ही चलते रहे, बाय द एंड ऑफ द ईयर रशियन क्रूड का मार्केट जो शेयर है इंडिया में करीब 30 से 33% आएगा। और फखर भाई आप ये भी जानते हैं कि अगर एक बार रशिया ने मार्केट ले लिया, उसको कोई हिला नहीं सकता। कारण रशिया पे सैंक्शंस हैं, सस्ता तेल देने को तैयार है, रूबल में पैसे लेने को तैयार है, कुछ डॉलर में तो कुछ रूबल में क्रेडिट देने को तैयार है, और 35 से $40 पर बैरल इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ कंट्री, बिल्कुल राइट। अब ये जब खबर आई है, इससे इस चीज को और एकदम हवा लग गई, क्योंकि मैं आपको शुरू से कहता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रोल्स ग्लोबल पॉलिटिक्स। बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स के ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं चलती फकर भाई, ये बिल्कुल आप रूल मानिए है ही है। जब डॉक्टर जयशंकर का ये स्टेटमेंट, तो अचानक ये स्टेटमेंट बदल जाता, अचानक सारे एम्बेसडर समन होने लगते, क्योंकि अगर रशिया ने 33% शेयर लिया, तो मान लीजिए मोटा मोटा रशिया के पास 30-40 से 50 बिलियन डॉलर का मार्केट आ जाता है। और वो कहाँ से जाएगा? उसका मेजॉरिटी हिस्सा जीसीसी कंट्री से जाएगा, थोड़ा बहुत यूएस से जाएगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर से जाएगा, कनाडा वगैरह छोटा लेते हैं। अब आप ये माने कि इसमें यूएस का रोल नहीं, इसमें यूएस का भी रोल होगा। उन्होंने भी बोला कि भाई इन्होंने ऐसा कह दिया, आप कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि पहले 7-8 दिन ये मसला बिल्कुल शांत रहा। ये मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया, जैसे ये चीजें बढ़ी तो ये मसला बढ़ गया। मतलब भाई आपने किया। अब बीजेपी क्या करता है? बीजेपी कहता है ठीक है जी, हम उनको सस्पेंड कर देते 6 महीने के लिए, और नवीन जिंदल को पूरा एक्सपेल कर दिया। अब लॉजिकली जिसने गलती की वो माफी मांग चुका, स्पर ऑफ मूवमेंट था, कोई किताब नहीं लिखी, कोई प्री प्लान नहीं था,
मुंह से निकल जाता है। देखिए आप और हम भी डिबेट करते हैं। कई बार मैं अपनी बताऊं फखर भाई, मैं कई बार 7-8 डिबेट कई बार दिन में हो जाती है। मैं आपको ईरान बोलना चाहता हूँ, इजराइल निकल जाता है, गलती हो जाती है। राइट। मतलब दैट इज नॉट प्री प्लान, दैट इज ए स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, कायदे से ये गलती हो गई, उन्होंने अपॉलजी कर ली, बीजेपी ने एक्शन ले लिया, ये मसला यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। पर ये मसला खत्म क्यों नहीं हो रहा? लोगों को ये रशियन ऑयल की कहानी नहीं पता। ये हमारा कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा, इस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। मेन कहानी ये है, ये 40-50 बिलियन डॉलर का गेम बन चुका है आज। 35 मिलियन बैरल ऑयल अभी तक आ चुका फखर भाई, विच इज 16% ऑफ द टोटल ऑयल। ठीक है, तो फिर एक अच्छा। आ गए, फिर उन्होंने, एक सेकंड बोलता हूँ, उन्होंने कहा हम इंडियन गुड्स को बैन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अब देखिए, अब मालदीव्स मालदीव्स तक आ रहा है। मालदीव्स कंप्लीटली इंडिया पर डिपेंडेंट है, मालदीव्स भी आ रहा है। अब यहाँ अब मलेशिया, इंडोनेशिया और कतर वालों की बात करूं, आपने सुना होगा, हमारे एक पेंटर साहब थे मकबूल फिदा हुसैन जी। उन्होंने बहुत गंदी पेंटिंग्स बनाई हिंदू गॉडेसेस की, बहुत आपत्तिजनक, और वो यहाँ से फिर निकल लिए। उनको कतार ने सिटीजनशिप दी, वहां रहने दिया। जी। अगर आप देखिए, अगर आप दीन की तौहीन की बात करें, अगर नुपुर शर्मा ने किया वो दीन की तौहीन है, तो जो मकबूल फिदा हुसैन ने किया उससे बड़ी तौहीन है। उसने तो पेंटिंग बनाई, उसने अपॉलजी भी नहीं ली कभी, जी। नेवर अपॉलजाइज। उसको कतर ने अपने यहाँ रखा, उसको सिटीजनशिप दी। मतलब अब देखिए, अभी हीट ऑफ द मोमेंट, अभी एक ये सब लोग खड़े और धीरे धीरे ये मामला सेटल होगा, थिंग्स विल सेटल। बट एक चीज बहुत गलत हुई इसमें फखर भाई, देखिए आज वो कह रहे हैं इंडियन गुड्स को निकालो, बाय करो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कह सकते हो, आपका राइट है। जी। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखिए, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, सबसे ज्यादा मैन पावर आपको यहाँ से मिलेगा। वर्ल्ड में 3 ही पिलर है, एक है चाइना, एक है इंडिया, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप माने ना माने, अगर कल को 130 बिलियन की कंट्री इस पे आ गई, बाईपास कतर, बाइकॉट कतर, कतर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हम पे शायद हम इम्पैक्ट विल लिव विद इम्पैक्ट, बट अगर हमने कतर एयरलाइंस को बाइकॉट कर लिया, ऐसा कुछ चीज कर लिया, तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। और अब एक और चीज होगी फखर भाई, अगर अब ये चीज शुरू हो गई है, अगर यही स्टेप आज कतर करता है, आज के डेट में, ये मकबूल फिदा हुसैन वाला, जी। हम भी बाइपार्ट कर सकते हैं, हम भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपने देखो, हमने ओआईसी को जवाब दिया, आपने देखो हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, मतलब उनके ऑब्जेक्शन पे। तो मतलब ये जो चीजें जा रही है ना, ये बिल्कुल वो एक्सट्रीम पे जाने लगी है। बिल्कुल। पहले क्या था, डिप्लोमेसी में काफी सारी चीजें मैनेज करी जाती है। देखिए, एक इंडिविजुअल कुछ भी कह सकता है, चलो उसने कह दिया, गलती हो गई, माफ कर दिया, एक्शन भी हो गया। पर अब हम तक है कि हम इस चीज को कितना बड़ा करें। मतलब या तो इंडिविजुअल बोले नहीं, आई स्टैंड बाय इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले आई स्टैंड बाय इट, बीजेपी का भी प्रेस रिलीज आया, लेकिन सुमित जी, एक चीज और है, मतलब गवर्नमेंट क्यों रिएक्ट नहीं कर रही इसके ऊपर? ये मतलब एक इशू है। मैं आपको बता दूं, मैं एज ए इंसान आपको कह रहा हूं, मैं कोई भी मजहब फॉलो करता हूं, मैं ये कहता हूं कि रिस्पेक्ट हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जीविज्म है, या मुसलमान है, या जितने भी और रिलीजन है दुनिया में, छोटे हैं या बड़े हैं, उसके उनके फॉलोअर्स बिलियन में है या उनके फॉलोअर्स जो है वो लाखों में या हजारों में है, नो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट। लेकिन मतलब नरेंद्र मोदी जी या कोई और इसके ऊपर क्यों नहीं करना चाहता? आपने कहा कि आप कतर को अगर लेट सपोज कर देते हैं, नो डाउट, क्योंकि कतर एयरवेज में आप लोगों के यहाँ, मतलब अमेरिका में बहुत सारे आप लोगों के लोग रहते हैं, बाकी दुनिया में भी बहुत ज्यादा इंडियंस काम करते हैं, इंक्लूडिंग कतर और अरब कंट्रीज में भी, बिल्कुल हो सकता है उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन सर एक चीज आपको मैं बता दूं, कनाडा ने आज से 3 साल पहले सऊदी अरेबिया के साथ किया था, और उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया से माफी मांगी थी। उनका सारा कुछ उन्होंने कहा था नहीं हमें चाहिए, और एक दफा डेनमार्क के साथ उन्होंने ये किया था। दोनों सर बड़े मजबूत कंट्रीज हैं, ये नहीं है कि मतलब ठीक है हिंदुस्तान जितनी पॉपुलेशन और वो नहीं है उनके पास, न कनाडा के पास है ना डेनमार्क, लेकिन बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमीज हैं। उन्होंने इस चीज के ऊपर फिर माफी मांगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन हुकूमत क्यों, अगर नरेंद्र मोदी जी, एक मैं कहता हूं उन्होंने एक चीज हम सब मानते हैं उसको, वो ये है कि उन्होंने अपने मुल्क को, हिंदुस्तान को, दुनिया के उन कंट्रीज में जाके पहुंचाया जहां पे शायद आज से 10 साल या 20 साल पहले हम लोग कोई भी नहीं सोच सकते थे। एज ए हिंदुस्तानी नहीं कह रहा हूं, एज ए पाकिस्तानी हम भी कह रहे हैं कि हमें नहीं, ताकि सऊदी अरेबिया में जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन आर्मी चीफ खड़े होंगे, यूएई में खड़े होंगे, उनको सेवल अवार्ड दिए गए। ऐसा नहीं है, मतलब इसके पीछे बड़ी मेहनत हुई होगी, ये कोई एक दिन में तो नहीं है, और ना वो चाहेंगे कि सर ये एक दिन में खत्म हो जाए। इसका मुझे मतलब थोड़ा सा मुझे इसकी समझ नहीं है कि वो क्यों इस पे वो नहीं कर रहे हैं। देखिए फखर भाई, ये एक बहुत टेक्निकल और अच्छा सवाल पूछा आपने। जी।
देखिए, अब अगर हम नुपुर शर्मा जी को देखें, वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, करेक्ट? एग्ज़ैक्टली। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं है वो, शी इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट पॉलिटिकल पार्टी इज रूलिंग। और जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन है वो जी, अरिंदम बागची, और ऐसे कई लोग हैं जो, अगर ये गलती अरिंदम बागची करते, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू काइंड ऑफ सेंड ओके, अ नोटिफिकेशन अराउंड इट। बट ये पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं किया, उस पर एक्शन हो गया है। जी, पॉलिटिकल पार्टी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, जी, जो एम्बेसडर है कतर के, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। 3 क्लैरिफिकेशन आए, बीजेपी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एम्बेसडर ऑफ जी, कतर से। तो ये जब तीनों, अगर आज देखिए, अब इसमें टेक्निकल पॉइंट है, अगर जी, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कुछ बोलती है ऑफिशियली, जी, मान लीजिए विद नुपुर शर्मा, तो इसका मतलब नुपुर शर्मा आपकी स्पोक्स पर्सन है, जबकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पोक्स पर्सन तो है नहीं, वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी आप देखिए प्रेस रिलीज वगैरह, तो अरिंदम बागची साहब के थ्रू आते हैं, वो डेजिग्नेटेड स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। जी। जैसे चाइना के ली जियांग है, उनका ली जियांग, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, हाँ, यहाँ बिल्कुल, है लीजिए। अरिंदम बागची। अब सीसीपी का एक स्पोक्स पर्सन क्या कहता है, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन ली जियांग। जब तक ली जियांग नहीं कहता, तब गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने कहा। जी, अगर बागची साहब कहते हैं, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। नुपुर शर्मा मैक्सिमम रिप्रेजेंट्स बीजेपी, वहां वो टेक्निकली उनके आगे उसका जुरिसडिक्शन नहीं है। तो ओके। बीजेपी ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो हमारे एम्बेसडर साहब है कतर में, तीनों ने इस चीज को क्लैरिफाई कर मित्तल साहब गालिबन आप लोगों के एम्बेसडर हैं दोहा दिया। में। तो उन्होंने, तीनों ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया, उन पे एक्शन हो गया है। ये, अब इसमें I would not think any politician would want to get into it directly. हाँ, हो सकता है डिप्लोमेटिक चैनल्स की सिर्फ बातचीत हो रही, मुझे उसका आइडिया नहीं है। ओके, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, बातचीत बातचीत कर रहे होंगे। देखिए, डिप्लोमेट्स का काम ही है बातचीत करना, ये बिल्कुल, सब लोगों की बिल्कुल, कन्फ्यूजन बिल्कुल। वगैरह करना। और मुझे ये उम्मीद है फखर भाई कि ये चीजें जल्दी आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगी। बट एक चीज जरूर हो गई इस चीज इंसिडेंट के बाद, क्योंकि देखिए, अब यहाँ जनता खड़ी हो जाएगी अगली बार। मान लीजिए किसी कंट्री से अब हिंदू फेथ को इंसल्ट किया जाता, तो पहले लोग विल टेक इट इन स्ट्राइड, ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार हमें। बट अगर अब ये होगा, तो अब यहाँ गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, भाई आप बाइकआउट करो, आप ये करो, आप वो करो। तो हमने एक नई चीज का, एक नए दौर का शुरुआत किया। मेरे हिसाब से डिप्लोमेसी में था कि अगर इस चीज को बिना पब्लिक डोमेन में लाए, मिल बैठ के इस चीज को सेटल करना चाहिए, और इस चीज को सेटल, और ये क्लियर था फगर भाई, बीजेपी डज नॉट सपोर्ट द पॉइंट ऑफ, in government of India doesn't support the point of view. हुँ। Neither the Indian diplomacy supports this point of view. ये पहले दिन से क्लियर था। अच्छा सुमित जी, एक चीज़ छोटी-सी और है क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों के कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट भी किया जा रहा था। उस वक़्त एक मुकम्मल खामोशी इसकी मतलब मैं ये समझूँ कि हिंदुस्तान अगर सऊदी अरेबिया बीच में आया, कतर आया, यूएई आया, तो फिर उनको लगा कि यार अब तो मामला जो है वो क्योंकि अब प्रेशर लाज़मी-सी बात है, मामलात कारोबार के आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार अब इसके ऊपर किया जाए मतलब इस तरह का कि मतलब इसको किसी तरीके से सेटल डाउन किया जाए। यानी अपने लोगों को हम पाकिस्तानी भी नहीं सुनते। हमारे यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत का भी यही है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर वो बात अमेरिका से उठ जाए, वो बात रियाद से उठ जाए, वो बात बीजिंग से उठ जाए, तो फिर हमें लगता है कि नहीं यार बड़ा सीरियस है मामला। ऐसा हुआ? देखिए फगर भाई, सबसे पहले जो समझने का विषय ये है कि ये जो चीज थी, ये एक स्पर ऑफ मूवमेंट वाली चीज थी। ये कोई जी, जी। प्लान नहीं थी, इंटेंशनल नहीं थी। और जिसने कहा, ये नहीं कह रहा जी मैं आई स्टैंड बाई इट, मैं अपना बयान वापस नहीं, मैं अब भी ये कहता हूँ। ये सब चीजें आप जानते हैं, इंडियन टीवी पे आप भी रहते हैं, मैं भी नुपुर शर्मा के साथ बिल्कुल। कई बार डिबेट में रहता हूँ। आप जानते हैं कितना गर्मा गर्मी हो जाती है, कई बार क्या चीज मुंह से निकल जाए, बस मैं तो कह हुँ। रहा हूँ भगवान ही बचाए, कभी कोई चीज मुंह से निकल सकती है, गलती जी, हो जी। सकती है। जी, जी। मैं कई बार आपके डिबेट, मुझे याद है कभी बार कुछ बोल देता, फिर मुझे रियलाइज, अरे मेरे को तो कुछ बोला था, मुझसे कुछ निकल जाता। सही, सही। मतलब ठीक है। तो ये कोई इंटेंशनल चीज नहीं थी, पहली बात ये जी, समझनी पड़ेगी सबको। मतलब इट इज नॉट नुपुर शर्मा वांटेड टू इंसल्ट द होली प्रॉफिट, ऐसा कोई ओके। इंटेंशन नहीं था। इट वाज अ स्पर ऑफ मूवमेंट, निकल गया, शी अपोलोजाइज, मामला खत्म हो गया। अब दूसरी बात है फकर भाई, देखिए अब ये जो हमारे आज जो हम इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं और वाजे कर दूं, वी आर रिएक्टिंग फॉर द रेस्पेक्ट, नॉट प्रेशर। या देखिए, आप, मैं आपको फखर भाई कहता हूँ, मुझे सुमित भाई कहते हैं, ये रेस्पेक्ट है ना। आपने मेरे सर पे बंदूक लगा रखी नहीं, है, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आपसे डर के मैं नहीं कह रहा, आप मुझसे ना, डर ना, के, ना, बिल्कुल भी ये नहीं, रिस्पेक्ट बिल्कुल भी है, नहीं। ये प्रेशर रिस्पेक्ट बिल्कुल, आई एग्री विद यू सर, आई सर, एग्री विद बिकॉज़ हमें फेथ का, हमें इस्लामिक फेथ का रेस्पेक्ट है। वी रेस्पेक्ट इस्लामिक फेथ, दैट इज व्हाई दिस एक्शन इज टेकन। लोगों को ये लग रहा है प्रेशर में लिया, प्रेशर में नहीं लिया गया, इट इज फॉर द रेस्पेक्ट। प्रेशर यू। बाद की चीज आती है, पहले रेस्पेक्ट बड़ी चीज है, प्रेशर तो बाद की बात है। मान लीजिए प्रेशर आता ना, तो बात की चीज है। अगर आप हमारे सारे स्टेटमेंट देखिए, इट इज आउट ऑफ द रेस्पेक्ट।
बिकॉज बीजेपी का प्रेस रिलीज देखें, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो से वी रेस्पेक्ट ऑल फेथ्स, इट्स अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन। जी। फेथ का एहतराम करते हुए हम ये चीज कर रहे हैं, एंड वी डू नॉट सपोर्ट दिस आइडियोलॉजी, ये भी हमने बोला। तो ये इसमें प्रेशर वाली बात नहीं। अगर प्रेशर से इंडिया घबराता, आप देखिए, देखिए मैं एक चीज डायरेक्ट बोलूंगा, ये जितनी हमारे जीआईसी कंट्रीज है, जितना भी इनसे ट्रेड है, जो भी है, जी, बिल्कुल। अगर आप इनका सब कुछ देखिए, इनका जीडीपी एक यूएस में स्टेट है कैलिफोर्निया, उससे कम है। ओके, करेक्ट, कैलिफोर्निया की औकात फाइनेंशियली इज मच मोर देन देम। ओके। बट अगर हम यूनाइटेड स्टेट से नहीं दबे, तो इनसे दबने का तो रीजन है नहीं। यहाँ फेथ का सवाल है, यहाँ रेस्पेक्ट का सवाल है। रेस्पेक्ट प्रेशर से ऊपर है सर, पहले रेस्पेक्ट है फिर प्रेशर है। वी गुड। रेस्पॉन्डेड टू द रेस्पेक्ट बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दिस आइडियोलॉजी। हमारा स्टैंड रहा, हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते। एक इंडिविजुअल की हो सकती है, न एक बीजेपी की है, न गवर्नमेंट की है, न इंडिया की आइडियोलॉजी नहीं है। हमारे यहाँ दुनिया का सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। हाँ, बिल्कुल। वी डोंट हैव दिस आइडियोलॉजी। एग्ज़ैक्ट। किसी से क्या कभी निकल जाए, गलती हो जाए, ये हो जाए, ये संभावना है। बट अपॉलजी भी आ गई, ये भी चीजें होगी, तो इससे अब आई थिंक द टाइम हैज कम टू मूव ऑन, क्योंकि सुनील जी, हमारा इंटेंशन नहीं था। एक तो मीडिया का कितना रोल है इस तरह की चीज़ों पे? ये मैं डिबेट्स हम देखते हैं, मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया भी देखते हैं, पूरी मीडिया के साथ हैं, काम हमारा मीडिया में, जी, मतलब मीडिया के साथ लिंक लिंक है। कितना रोल समझते हैं इन चीज़ों में, खराबी पैदा करने में? वो ओवरऑल मीडिया की, स्पेशली हमारे इस रीजन के मीडिया का कितना रोल है इन चीज़ों को भड़काने में या बढ़ाने में? समझते हैं या मतलब ठीक है, ये मैं बैठता हूँ, आप बैठते हैं या कोई भी बैठता है, अपना-अपना करके और निकल जाते हैं। मीडिया का रोल आपको नज़र आता है? देखिए फखर भाई, बहुत बहुत माकूल और बेहतरीन सवाल पूछा आपने। पहली बात मैं डायरेक्ट बोलूंगा आपको, मैं भी इतने मतलब हजारों में डिबेट कर चुका हूँ आज तक। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक। अब आप मेरा कोई ऐसा डिबेट नहीं दोगे कि जिसमें है क्रॉस लाइन। यस, अगर एग्ज़ैक्टली। हम डिबेट में है, देखिए हम भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसी बेशक, टॉपिक। आप बिल्कुल। देखिए कितना आराम से, कितना एग्ज़ैक्टली। एहतराम के साथ एक-दूसरे को बात सुन कर के और एक-दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के एक-दूसरे से रहे बात हैं। हो रही है और तब जाके फिर किसी एंड तक बंदा पहुँचता है। बिल्कुल, और हम एक जी, अब सच माने फ़खर भाई, ये सवाल मुझसे भी पूछा गया। 2 च सेम क्वेश्चन आई गॉट इन 3-4 डिबेट्स। अब ओके, मेरे आंसर उठा के देखिए, मैंने भी आंसर किया, बट जी, आई हैव आंसर्ड विद इन द पैरामीटर्स। एक एग्ज़ैक्टली, हमारे एक एग्ज़ैक्टली। कहावत है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा में रह के हमने आंसर उसका दिया। नेवर ओके, क्रॉस द लाइन, ये रूल होता है। पहली बहुत बात अच्छा। तो ये है, 25% 30% तो आपके हाथ में। दूसरी मैं सच्ची बात बताऊँ, अगर आप एक ऐसा पैनल बिठाते हो, जिसमें एक यहाँ, एक वहाँ, और अगर आप उनको सामने डाल देते हो और उनको लिटरली लड़ाने का काम करते हो, लड़ाने का तो एग्ज़ैक्टली। ये चीजें हो सकती हैं, और यही चीजें हुई हैं। ओके, आपके हाथ में आप पैनल क्या बिठाओ, आप मेरे जगह किसी और को बिठा दो और एक मौलवी साहब को वहां बिठा दो और हुँ, लड़वा दो, आप तो चाय पीते रहोगे, वो शो चलता बिल्कुल, रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। एग्री, आप चाय पीना शुरू कर दो, आधे घंटे बाद कहते हो, हो गया, आज की हो गई, निकल लो। हाँ, तो ये काफी इस पे भी डिपेंड करता है आपका पैनल। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, क्या पैनल ओके, बिठाते हो, आपको पता ओके, पैनल में किसको बिठा रहे हो, ओके, आपको फाइन, पता। और जो एंकर है, एंकर का बहुत बड़ा रोल होता है। एंकर चाहे एग्ज़ैक्टली। तो इंटरवीन कर सकते हैं। मैं अब नाम नहीं लूंगा, मैं भी एक आध इंग्लिश चैनल पे रेगुलर जाता हूँ, जी, जी, बट उनके यहाँ बिल्कुल ये सब चीजें नहीं होती। बिल्कुल सिस्टमेटिकली बोला जाता है, अगर कुछ ऐसी चीज होगी उसको रोका जाएगा। गुड, अगर हम इस चीज को कंट्रोल करना चाहें, हम कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज फखर भाई दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, ओके, सच्ची, तो इसमें जी, कुछ बिल्कुल, जी, ये बिल्कुल। नहीं है। जितनी आपको टीवी के स्टूडियो में हालत खराब दिखेगी ना, लगेगा यार यहाँ तो मतलब ऐसा है कि भाई हिंदू मुसलमान तो ऐसा हो रहा है, मतलब ना तलवारें लेके भाग रहे हैं कि नहीं, ये आपकी यकीन करें सुमित जी, मैं बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, मतलब एक दूर से देखने वाला बंदे को तो नहीं पता कि भाई आपस में ये गपशप भी करते होंगे, एक साथ खाना भी खाते होंगे, एक साथ चाय भी पीते होंगे। सर होता है ये, लेकिन एक मैं आम आपको आदमी को तो सर बताऊं, ये नहीं पता। जो आपको टीवी पे दिखता है ना, एग्ज़ैक्टली, अगर आप जमीन पे आएंगे, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाए, आपको ये जो टीवी पे दिखेगा, ये ग्राउंड पे नहीं। सर मैं अगर वही ये होता बिल्कुल है, एग्ज़ैक्टली मैं आपसे एग्री हूँ, मैं आपसे एग्री हजारों हूँ। लोग रोज मरते। अगर ये ग्राउंड पे होता ना, यहाँ हजारों लोग रोज बिल्कुल, मरते। बिल्कुल, अगर इतनी टेंशन यहाँ एग्री, मतलब हिंदू कॉमन मुसलमान बिल्कुल में सही, होती ना, यहाँ रोज कत्रो गारत होता। मतलब यहाँ सांस लेनी मुश्किल है। ऐसा ग्राउंड पे नहीं है, बिल्कुल। ऐसा ग्राउंड पे नहीं है। अब स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है। चीजें चल रही है, सब चीजें चल रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये भी कहूंगा, बहुत से मीडिया वाले मुझे बुरा बुरा कहेंगे, अच्छा नहीं लगूंगा। हमारा मीडिया, कोई भी मीडिया आज टीआरपी का गुलाम हो चुका है। हाँ, टीआरपी का गुलाम हो चुका है। टीआरपी के चक्कर में बहुत सी चीजें होती है, बहुत सी चीजें नहीं होती, बहुत सी चीजें कराई जाती, बहुत सी चीजें नहीं कराई जाती। हुँ, मतलब मैं ये, क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये आज बोलने पे ये जो परिस्थिति हुई है,
ये जो हम इतने बड़ा, ये जो हमने वर्लपूल हाँ, बिल्कुल, किया है, बिल्कुल। ये चाहते तो ये अवॉइड हो भी सकता था, इसको खड़े करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको ग्राउंड पे आज भी बता दूँ, कल ओके। भी नायडू जी कतार में थे, आज कतार से वापस आए हमारे वाइस प्रेज़िडेंट। वहाँ बिज़नेस एज़ यूजुअल भी चल रही है। पर अगर ऐसी बिल्कुल, आप लोग के हाँ, बिल्कुल, अगर एग्ज़ैक्टली। अगर ऐसी चीज़ें चलती, आप और मेरे को भी बात करनी पड़ेगी, पर हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है, हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि हम जो प्रॉब्लम्स है सिस्टम में, उनको भी हाइलाइट करें। हुँ, चाहे हुँ, वो हुँ। कितनी ही कड़वा सच क्यों ना हो, जो है बिल्कुल। वो बोलना पड़ेगा। और फ़खर भाई, लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा आपको, ये जो ओआईसी जैसे हमारे इदारे हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। ओके। ओआईसी ने इस चीज़ को पकड़ लिया, सब कुछ कर लिया। पर हुँ, ओआईसी को अगर मैं बोलूँ, भाई ये चाइना में क्या हो रहा है, ओआईसी को कुछ नहीं पता। हुँ। ओआईसी की हमने बात की थी, उगर में क्या हो रहा है, उगर हाँ, पूरा बिल्कुल। जानते नहीं। शी जिनपिंग को पहचानते नहीं, री-एजुकेशन कैंप क्या होता है उन्हें पता नहीं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुसलमान को दुनिया में किसने मारा, उनको नहीं पता। आज मुसलमान सबसे ज़्यादा कहाँ मर रहा, उन्हें नहीं पता। जी, मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता, जो उनको मतलब एग्री। पॉलिटिकली दिखाई नहीं देती। नहीं, ये आपकी बात बड़ी मुनासिब है और मैं बिल्कुल और एग्री मैं कर रहा एक हूँ बात आपसे। बोलूँगा, चाइना सीसीपी कह चुकी है, वी विल रीराइट द होली कुरान। उनका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? लेट देम गिव अ बहुत पॉइंट ऑफ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर आपका। अगर ये चीज़ गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, गलती हुई है। तो वो जो कह रहे हैं, वी विल रीराइट द होली कुरान, रिलिजन इज़ अ पॉइज़न। व्हाट इज़ ओआईसी's टेक ऑन दिस? व्हाई डज़न्ट ओआईसी स्पीक ऑन? एग्री, एग्री। बस आखिर में एक छोटा-सा रिलेटेड एक तो एज़ ए मतलब आप हिंदुस्तान से बिलॉन्ग करते हैं, एक बड़ी अच्छा मतलब मैं आपको कहता हूँ, आपके मुँह पे नहीं कहता, वैसे भी कहता हूँ कि एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए या एज़ ए जर्नलिस्ट जो देखता हूँ। एक तो ये बताइए कि सोसाइटी में जो बिगड़ाव पैदा हुआ या मतलब इस वाक़ये से हट कर कह रहा हूँ, ओवरऑल हुँ। अगर हम देखें, एक ये और एक जो फ़ॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी को डेंट पड़ा है। कितना नुकसान आपको नज़र आता है कि मतलब या मतलब ठीक है ये बहुत जल्द दोबारा से रिफ़िल होकर नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी चीज़ें? देखिए अगर भाई जो रिलीजन होता है, ये इमोशनल सब्जेक्ट है। ये इमोशनल सब्जेक्ट है और जी, इसमें मासेस जुड़ जाते हैं, बहुत जी। जल्दी जुड़ जाते हैं। जी, जी। अगर आप देखिए हमारे यहाँ देखिए हमारे यहाँ करीब 22-24 करोड़ मुसलमान हैं आज के डेट में, और बिल्कुल। एक जगह जहाँ दिक्कत हुई, कानपुर। कानपुर का आपने नाम, और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कई सौ हज़ार कानपुर हैं, जहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें, ओह! जो मुसलमान हैं, जो हिंदू, पता उन्हें भी पता है टीम में डिबेट कैसे होती है, उन्हें भी पता हुँ, है कि ये चीज़ हुई कैसे, उन्हें भी पता। तो यहाँ ज़मीन पे, जो मैंने आपको बोला, ज़मीन पे आपको ऐसी मतलब ये टीवी पे, स्टूडियो पे, ट्विटर पे दिख जाएगा, पर अगर आज जी। सच बताऊँ आपको, आज आप यूसुफ अकरज़ई यहाँ आ जाए, अगर ऐसा कोई टाइम मशीन हो और आप घूमें, आपको कुछ ग्राउंड पे नहीं दिखेगा। हाँ, सही। कुछ लोग हैं जिनकी दुकान इस पे चलेगी, कुछ लोग हैं जिनका पॉलिटिकल फ्यूचर इस पे चलेगा, कुछ लोग हैं बिल्कुल। जो चाहेंगे ऐसा चलेंगे। और फ़खर भाई, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, बहुत से फॉरेन शक्तियाँ अभी हैं, फॉरेन पावर्स हैं जो चाहेंगे ये जी, लफड़े होते रहें। एग्री अभी सर। आपको बताऊँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक हमारा केरला का बंदा पकड़ा, उसको एक चीनी कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपए उसकी कंपनी में ट्रांसफर किया था, वो 2600 बोगस अकाउंटों में डाला गया। ये कल परसों की बात हुँ, है। एक पहले 75 करोड़ एक और पकड़ा, फिर ये पकड़ा। विंस्टन का देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट की आग देखिए, कई सारे ऐसे हैं। और इस ये जो आपका ये कानपुर वाला मसला है, इसमें भी पीएफआई और फॉरेन फंडिंग का रोल वोल आ रहा। आप ये फ़खर भाई कहना झूठ होगा, जॉर्ज सोरोस कह चुका है, आई हैव कमिटेड बिलियंस टू डिस्टेबलाइज़ मोदी गवर्नमेंट। और मैं सीधा हुँ, बोलूँगा, जितना आप इकोनॉमिकली ऊपर उठोगे, मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूँ, जी। आपको एक्सटर्नल पावर से ज़्यादा डील करना पड़ेगा। फ़खर भाई, कारण बताऊँ हुँ, आपको, आज यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री कौन-सी है? जी, कौन-सी है? एक्सटर्नल अफेयर्स में। बिल्कुल, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर। आप यूनाइटेड स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम मुझे भी याद नहीं, आपको भी बिल्कुल, नहीं होगा। होम बिल्कुल, मिनिस्टर का डिफेंस आपको भी याद नहीं, मुझे भी याद नहीं होगा। आप 2 नाम आपको ज़रूर याद होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। बिल्कुल, बिल्कुल। एंथनी ब्लिंकन। बिल्कुल, जय हिंद तनी ब्लिंकन। एग्ज़ैक्टली काफ़ी फ़ेमस आदमी है। जब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस आर गोइंग टू बी द मोस्ट क्रिटिकल मिनिस्ट्री। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा वो होगा। जैसे-जैसे आप ओके, बढ़ोगे, तो जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस और पावर्स हैं, इनका पावर प्ले बढ़ जाएगा। यूएस के हम 3 ही मिनिस्ट लोग जानते हैं, बाकी कौन है आप और हमको नाम भी नहीं पता होगा। नहीं बताओ आके ये बिल्कुल, सच है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सुमित जी बहुत शुक्रिया। काफ़ी डिटेल में आपसे डिस्कशन हुई क्योंकि इसके ऊपर शो नहीं किया था मैंने और व्यूअर्स कल भी सुमित जी से बात हुई थी मेरी लेकिन वो क्योंकि मसरूफ़ थे कहीं पर तो इस वजह से ये शो हमारा 1 दिन लेट हुआ। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यार रिस्पेक्ट
किसी भी रिलीजन का। बिल्कुल। मैं उसको मानता हूँ, फॉलो करता हूँ या नहीं करता, क्योंकि एक ही वक़्त में एक रिलीजन को इंसान फॉलो कर सकता है, 10 को नहीं कर सकता। सही कह लेकिन रिस्पेक्ट सबका लाज़िम है। वो ये नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मैं किसी दूसरे मज़हब के, किसी भी मज़हब के इंसान को या उनके जो गॉड्स हैं या जो भी हैं, उनको बुरा-भला कह सकता हूँ। नहीं सर, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी को अलाउ नहीं है। जिस तरह हमें तकलीफ़ होती है, इसी तरीके से वो भी हमारी तरह के इंसान होते हैं, उनको भी उसी तरह की तकलीफ़ होती है। मैं तो मेरे ख़्याल में हमें ध्यान रख जी, जी। मैं तो फ़खर भाई ये कहूँगा, देखिए एक छोटी-सी कहावत है, जी, जियो और जीने दो। बिल्कुल। रिस्पेक्ट इज़ कमांडेड नॉट डिमांडेड। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही। मतलब बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल। 2 चीज़ें मान ले, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी दुनिया में। बहुत आसान हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त बात की कि हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी एक-दूसरे को एज़ इंसान बिल्कुल, भी, और एक-दूसरे के मज़हब को, और एक-दूसरे के मज़हब को कहते हैं कि अपनी हमारे एक बुज़ुर्ग से सुना था कि अपने वाले को छोड़ो नहीं और दूसरे वाले को छेड़ो नहीं। यानी जो आप बिल्कुल सही फ़ॉलो करते बोला। हो बेशक उसके साथ जुड़े रहो, लेकिन जो दूसरा है उसको नहीं छेड़ना भई कि आप तो ये करते हो, आप तो वो करते हो, उसको उसमें जीने दें। जिस तरह सुमित भाई ने कहा कि जियो और जीने और दो। जीने दो, बस यही ओके, तो व्यूअर्स होपफुली प्रोग्राम आप लोग देखेंगे, लंबा हो गया शो आज हमारा, लेकिन बातें बहुत सारी थी, इस वजह से शो हमारा आज आधे घंटे से भी ऊपर चला गया। सुमित जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।